पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि व्हाट इज सॉलिड, ठोस क्या होता है और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देखते हैं कि ठोस को किस आधार पर जो है सो बांटा गया है। तो ठोस जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, चाहे वह एटम से, मॉलिक्यूल से, चाहे आयन से, तो उसके अरेंजमेंट के आधार पर, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा का नाम है अमorphous सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव, क्रिस्टलाइन सॉलिड वे सारे सॉलिड्स होते हैं जिसके पास होता है, फर्स्ट पॉइंट, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होना चाहिए निश्चित अभिलाक्षणिक ज्योमेट्री आकार, यानी कि इसके पास होना चाहिए एक निश्चित आकार, चाहे वह क्यूबिक हो, चाहे वह टेट्राहेड्रल शेप हो, चाहे वह ट्राइगोनल शेप हो, है ना। सेकेंड पॉइंट है कि मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, यह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह गलेगा और गल के लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा एट ए शार्प और अभिलाक्षणिक ताप पर। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में पिघल जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं शार्प टेम्परेचर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अभिलाक्षणिक का मतलब होता है कोई खास गुण जो किसी खास पदार्थ में मौजूद रहे। तीसरा पॉइंट है कि व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल, जब इसको एक धारदार औजार के साथ काटा जाता है तो दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, यह विभक्त टूट जाता है दो भागों में। एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस, और इससे जो नया सतह बनता है वह समतल भी होता है और चिकना भी होता है, स्मूथ होता है। दे हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसके पास निश्चित और अभिलाक्षणिक होता है क्या? तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब समझते हैं। इंथैल्पी जो कि एनर्जी टर्म से रिलेटेड है, और फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि ठोस को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ता है उसी ऊर्जा को हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अगला पॉइंट है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब है हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब अगर कोई भी पदार्थ एन आइसोट्रोपिक इन नेचर है, मतलब उस पदार्थ का जो भौतिक गुण है वह उसके चारों दिशाओं में असमान है, यानी कि समान नहीं है। एक एग्जांपल समझते हैं कि एक मैटर है, एक पदार्थ है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह दो तरह के, एक जनरल मान रहे हैं कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए है और दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बी है, और इसका अरेंजमेंट जो है सो कुछ इस तरह से, इसका अरेंजमेंट ए, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से अरेंज्ड। अब यहाँ पर फिर अरेंज्ड है ए, फिर अरेंज्ड है बी, फिर अरेंज्ड है ए, फिर अरेंज्ड है बी, फिर अरेंज्ड है ए, इसी तरह से। और फिर नीचे स्टार्ट होता है ए से, फिर स्टार्ट होता है बी से, फिर स्टार्ट होता है ए से, फिर स्टार्ट होता है बी से, फिर स्टार्ट होता है ए से, फिर स्टार्ट होता है बी से। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म जो कि फिजिक्स का टर्म है, ट्वेल्थ क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर में आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब लाइट वैक्यूम में, जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है, वहाँ पर अगर ट्रेवल कर रहे हो तो उस समय का वेलोसिटी जो कि होता है, हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब लाइट को किसी मेटर से पास कराया जाए, किसी पदार्थ से पास करवाया जाए, तो पदार्थ से पास करते समय उस लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, उस लाइट का वेलोसिटी क्या होगा। और जब दोनों का रेशियो निकालते हैं यानी c/v का,
और उससे जो भी वैल्यू प्राप्त होता है इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या अगर हम लोग अलग अलग दिशाओं में लाइट को पास करवाएंगे तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। देखते हैं कि सपोज कि एक बार लाइट को इस दिशा में पास करवाया गया तो इस समय इसका वेलोसिटी कुछ होगा, और इसमें अरेंजमेंट देखोगे एटम का तो ए बी इस तरह से। अब सपोज करते हैं कि लाइट को एक बार इस दिशा में पास कराया गया। अब इसमें अरेंजमेंट देखते हैं, पहले ए, सेकेंड भी ए और थर्ड है बी, यानी कि इसमें अरेंजमेंट और इसमें अरेंजमेंट अलग अलग है, तो दोनों का जो है सो लाइट का वेलोसिटी भी अलग अलग आएगा। सपोज इसको यू मान लेते हैं। इसका मतलब कि एक ही गुण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इस तरह का अरेंजमेंट से पास करवाया गया तो एक अलग यहाँ पर आया इस दिशा में, जबकि इस दिशा में जो है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग आया। और इसी अलग गुण का होना इसके चारों दिशाओं में, पदार्थ के चारों दिशाओं में, कहलाता है एन आइसोटोपिक इन नेचर। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो कि है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के लिए सबसे पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डरली अरेंज्ड होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंज्ड यानी कि एक सर्टेन दिशा में से सपोज कर रहे हैं कि यह जो स्फीयर है यह इंडिकेट कर रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और एक सर्टेन दिशा कुछ इस तरह से अरेंज्ड है और बहुत ही दूर तक, बहुत ही दूर तक। लॉन्ग का मतलब ही होता है बहुत लॉन्ग, लंबा, रेंज यानी सीमा, बहुत ही दूर तक एटम्स का ऑर्डरली अरेंज्ड होना चाहिए, किसमें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। और अगर इस तरह से अरेंज्ड है तो इसको हम लोग लॉन्ग रेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या बोले, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के लिए ऑर्डरली अरेंज्ड होना चाहिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ऑर्डरली अरेंज्ड यानी कि एक सर्टेन दिशा में। अगर एटम्स इस तरह से अरेंज्ड है जो कि इनडिफिनिट डायरेक्शन है, अनिश्चित दिशा में यह जो एटम्स है बिखरा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है सो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहेंगे जब तक कि एटम इसमें ऑर्डरली अरेंज्ड ना हो। अगला पॉइंट है वही जो बोले थे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, जिसका मतलब समझाए हम। अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। तो वाई, क्यों कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड, तो इसका आंसर हम लोग देते हैं बिकॉज ऑफ रेगुलर एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बिकॉज ऑफ regular and orderly arrangement of constituent particles, crystalline solids are called as true solid. एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, यह एक बहुलक होता है। बहुलक यानी कि एक ही फॉर्मूला का बार बार रिपीट होने से किसी पदार्थ का निर्माण होना, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज जो बना हुआ रहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 से बना हुआ रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि बना हुआ रहता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट अभी एग्जांपल के द्वारा समझ